हेलो दोस्तों, केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम PGCIL के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दृष्टि धारा मोटर से यानी DC मोटर से रिलेटेड, तो उनको लेकर के उपस्थित हैं। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। DC मोटर के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। दृश्य धारा मशीनें कितने प्रकार की होती हैं। तो दृश्य धारा मशीनें जैसे जनित्र है, दृश्य धारा DC मोटर है और दृश्य धारा DC जनित्र है। दो प्रकार के यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे जो है आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा। DC मोटर में आर्मेचर घूर्णन गति के रूप में किसके कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुम्बकीय खिंचाव के कारण। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद दृश्य धारा मोटर के चार मौलिक आवश्यकताएं कौन सी होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश और वैद्युत ऊर्जा। ये चीज़ें जब DC मोटर को मिलती हैं, ये कंपोनेंट होंगे उसमें मौलिक चीज़ें जो हैं आवश्यकताएं, तभी मोटर घूमेगी, गति करेगी और अदरवाइज कार्य नहीं करेगी। इसके आगे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर DC मोटर का DC मोटर का और दृष्टि धारा जनित्र की संरचना एक समान होती है। तो जी हाँ, उनकी जो संरचना बनावट है एक समान होती है। बस अंतर ये है कि DC मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, वहीं पर जो आपका जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दृष्टि धारा जनित्र और यहीं पर DC मोटर जो है आपकी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर जो लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करती है, जबकि DC जनित्र जो है आपका फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर कार्य करता है। आगे बात करेंगे दृश्य धारा जनित्र के एंड कर्व्स DC मोटर की बॉडी की अपेक्षा अधिक खुले क्यों बनाए जाते हैं। ताकि मशीनों को ठंडा रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विद्युत वाहक बल का एक फार्मूला होता है जो देख सकते हैं आप लोग। बैक EMF बराबर EB बराबर FZNP/A 6P और अपान पूरे का 60A वोल्ट में होगा। ये बैक EMF का जो मात्रक होगा। बैक विद्युत वाहक बल यानी बैक विद्युत वाहक बल जो होता है, बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। आरोपित विद्युत वाहक बल का जो और बैक EMF के बीच में जो संबंध होता है, तो EB बराबर V-IA/RA। यहाँ पे IA आर्मेचर करंट है, RA आर्मेचर प्रतिरोध है। आर्मेचर प्रतिरोध का जो मान होता है वो 1 से कम ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो रखते उसको कभी भी। इसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं टॉर्क इक्वल टू जो होता है बल गुणे R यानी डिस्टेंस। और इसके अलावा आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं 1 HP बराबर जो है आपका अश्वशक्ति जो होता है SI में मानक जो है यहाँ पर वो 735.5 वाट होता है। और इसके अलावा एक जो है अश्वशक्ति जो है आपका वो 746 वाट भी होते हैं यहाँ पे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक भाई बहनों में दोस्तों में शेयर करेंगे। जिनको जो लोग ITI या पॉलिटेक्निक से जो है PGICL या किसी भी इलेक्ट्रीशियन वाले जिनमें इलेक्ट्रीशियन टॉपिक आना है और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। आर्मेचर जैसे कि 19 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, आर्मेचर टॉर्क और सॉफ्ट टॉर्क के सूत्र क्या हैं। तो यहाँ पे आर्मेचर टॉर्क जो है आपका होता है आर्मेचर टॉर्क बराबर ∅ZPIA यानी आर्मेचर करंट बटे 2π × A। और इसका जो टॉर्क का मात्रक होता है N/मीटर है। कई बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। सॉफ्ट टॉर्क जो TSH होता है, सॉफ्ट टॉर्क बराबर BHP और × 60 ×
735.5/2π/n। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो डिश धारा मोटर होती है उसका जो बैक ईएमएफ है और जो चुंबकीय फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स है जो, और मोटर की गति है, तीनों में संबंध होता है। तो जो स्पीड होती है मोटर की, जो गति होती है, वो बैक ईएमएफ और फील्ड फ्लक्स के क्या है, बैक ईएमएफ के समानुपाती और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहीं से देख सकते हैं कि यदि जो है बैक ईएमएफ का मान बढ़ेगा तो आपका जो है स्पीड बढ़ेगा, अगर फील्ड फ्लक्स घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती में यहाँ दिया गया है। और अगर फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। इससे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इस फार्मूले को भी याद रखेंगे, सीरीज मोटर के इनपुट वोल्टेज का मान क्या होता है, तो इसको आप लोग लर्न कर लेंगे। सीरीज मोटर की विशेषता का अध्ययन किन वक्रों द्वारा किया जाता है, तो टॉर्क लोड अभिलक्षण, गति लोड अभिलक्षण, गति टॉर्क अभिलक्षण। यानी कि जो है टॉर्क वर्सेस लोड ग्राफ, स्पीड वर्सेस लोड ग्राफ और स्पीड वर्सेस टॉर्क ग्राफ, इनसे जो है सीरीज मोटर की जो विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, डीसी मोटर्स को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और ये डीसी कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड मोटर के कितने प्रकार होते हैं, तो कंपाउंड मोटर को 2 भागों में बांट देते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर डीसी कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल डीसी कंपाउंड मोटर। सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। सीरीज मोटर का जो है उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है, यानी उच्च स्टार्टिंग स्पीड या टॉर्क की आवश्यकता होती है, तो वहीं पर जो है आप लोग जो है इस मोटर का प्रयोग करेंगे। जैसे हॉइस्ट है और इस तरह से अन्य तमाम जगह है, क्रेन में भी इसका प्रयोग करते हैं। हैवी लोड उठाने के लिए जहाँ मशीनें में जो मोटर यूज होती हैं वहाँ भी डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करेंगे। और इस मोटर को बिना लोड के नहीं स्टार्ट किया जाता है, नहीं तो ये मतलब जो है गति इसकी जो है, इसकी गति जो है इन्फिनाइट हो जाएगी, यानी कि क्योंकि फ्लक्स जीरो, फील्ड फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो इसी स्पीड से, इसी फार्मूले से अगर मतलब जो है इसको नो लोड में स्टार्ट करेंगे तो फील्ड फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो यहाँ जीरो रखेंगे तो जो है स्पीड मोटर की क्या है, इनफिनाइट यानी अनंत हो जाएगी। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कि मोटर जो है कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इसलिए डीसी सीरीज मोटर को हमेशा जो है आप लोग जो है मतलब लोड पर ही चलाएंगे। और वहीं पर जो है अगर जैसे शंट मोटर की बात करें तो शंट मोटर की जो स्पीड होती है एक समान होती है, तो शंट मोटर का प्रयोग वहाँ पर करा जाएगा, हम लोग वहाँ करेंगे जहाँ पर हमें एक समान स्पीड की आवश्यकता होती होगी, तो वहाँ पर जो है शंट मोटर की प्रयोग, डीसी शंट मोटर का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर शंट मोटर की फील्ड धारा और परि परिणामतः फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर क्यों रहता है, क्योंकि शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है, इसलिए जो है यहाँ पर फील्ड फ्लक्स का मान जो है स्थिर रहता है। आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए इसकी जो स्पीड होती है शंट मोटर की, एक समान स्पीड से गति करती है, एक समान स्पीड से ही ये मोशन करती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही बताऊंगा, शंट मोटर की गति कैसी होती है, तो स्थिर होती है, लगभग स्थिर गति से घूमती है। और इसके अलावा शंट मोटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कम लोड वाली मशीनों को स्थिर गति से प्रचालित करने के लिए शंट मोटर का प्रयोग करते हैं। वहीं पर कंपाउंड मोटर में कितनी फील्ड वाइंडिंग्स प्रयोग की जाती हैं, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग्स और शंट फील्ड वाइंडिंग्स। कंपाउंड वाली मोटर्स में दोनों वाइंडिंग्स होती हैं, शंट वाली भी होती है, फील्ड वाली भी, सीरीज वाली भी होती है। और इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है,
कम्युलेटिव एवं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो कम्युलेटिव एवं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। इसके अलावा कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है। तो ये प्रेस रोलिंग मशीन और कंप्रेसर में आदि में किया जाता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे, हम जो क्वेश्चन से बात कर रहे हैं यहाँ पर, डीसी धारा मोटर स्टार्टर या हैंड स्टार्टर किसे कहते हैं? तो डीसी धारा मोटर्स में आर्मेचर धारा को सुरक्षित मान तक सीमित करने के लिए आर्मेचर के श्रेणी में एक अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जिसे डीसी धारा मोटर या हैंड स्टार्टर कहते हैं। आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आया जो कि पूछा जाता है कि जो है स्टार्टर का कार्य क्या है। तो स्टार्टर का जो कार्य, मुख्य कार्य होता है, जो मोटर को प्रारंभिक में जो सप्लाई दी जाती है, जो प्रारंभिक धारा होती है तो एकदम से ना बढ़ जाए, उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि मतलब जो है डीसी मोटरों में जो है स्टार्टर्स का प्रयोग क्यों करते हैं। वहीं पे बात करेंगे तो स्टार्टर में कौन सी सुरक्षा व्यवस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं? तो ओवरलोड एवं नो लोड दोनों से जो है व्यवस्था जो है की जाती है। डिस्ट धारा स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 बिंदु स्टार्टर, 3 बिंदु स्टार्टर, 4 बिंदु स्टार्टर। 2 बिंदु स्टार्टर जो होता है वो सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर 3 बिंदु स्टार्टर्स का प्रयोग किन मोटरों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है? शंट और कंपाउंड मोटर्स को जो प्रयोग करने के लिए 3 बिंदु स्टार्टर और 4 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। नो बोल्ट कॉयल एनवीसी जो है क्या होती है तथा इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह एक विद्युत चुंबक होती है जो शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है। याद रखें कि जो है जो नो बोल्ट कॉयल होती है वो फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है और यह एक विद्युत चुंबक मतलब जो है होती है। और इसके अलावा जो है इसमें विद्युत चुंबकीय गुण होता है, जब सप्लाई मतलब जो ऑन होती है तो ये जो है इसमें ये मतलब मैग्नेटाइज हो जाती है, इसलिए इसको विद्युत चुंबक बोला गया है। इसका मुख्य कार्य जो है संयोजन भुजा को ऑन स्थिति में होल्ड करके रखना होता है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर 4 बिंदु वाले स्टार्टर का प्रयोग किन मोटरों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग शंट कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है जिनमें अधिक गति परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो शंट कंपाउंड मोटर्स को जो है चालू करने के लिए किया जाता है 4 बिंदु स्टार्टर। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे 4 बिंदु स्टार्टर्स में एनवीसी को किसके साथ संयोजित किया जाता है? तो नो बोल्ट कॉयल को जो है 4 बिंदु स्टार्टर में यानी 4 पॉइंट स्टार्टर में सुरक्षा प्रतिरोध जो है सुरक्षा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में सीधे ही वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया जाता है। वहीं पर बात करेंगे डीसी मोटर में गति नियंत्रण का क्या तात्पर्य है? तो डीसी मोटर में गति को आवश्यकता के अनुरूप घटाना बढ़ाना गति नियंत्रण कहलाता है। इसके अलावा डिश धारा मोटर के लिए गति का सूत्र क्या होता है? तो एन समानुपाती V - IARA/5 हो जाएगा और यहीं पर जो अगर जनित्र होता तो यहाँ पर माइनस जगह प्लस हो जाता, जो आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो है जो डिश धारा मोटर या शंट एवं कंपाउंड मोटरों को गति नियंत्रण के लिए कौन सी विधियाँ अपनाई जाती हैं? तो यहाँ पर डिश धारा शंट एवं कंपाउंड मोटर को की स्पीड को अगर कंट्रोल करना है तो हम लोग जो है आर्मेचर नियंत्रण विधि और फील्ड नियंत्रण विधि को अपनाते हैं। इसके बाद आर्मेचर नियंत्रण विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो क्रेन, होइस्ट आदि में शंट और कंपाउंड मोटर में करते हैं। इसके बाद आर्मेचर नियंत्रण विधि का क्या लाभ है? तो इसके द्वारा नियत लोड के लिए समान गति से कम गति प्राप्त की जा सकती है, यही आर्मेचर नियंत्रण विधि का एक लाभ है। आर्मेचर नियंत्रण विधि में विभिन्न गतियां कैसे प्राप्त की जाती हैं? तो आर्मेचर परिपथ में के प्रतिरोध को परिवर्तित करके, आप लोग ध्यान देंगे। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सप्लाई नियंत्रण विधि में किसका प्रयोग करके विद्युत शक्ति के अपव्यय
को लगभग समाप्त किया जा सकता है, तो वो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी SCR का प्रयोग करके जो है हम लोग सप्लाई नियंत्रण विधि में जो है विद्युत शक्ति के अपव्यय यानी विद्युत शक्ति की खपत को जो है मतलब जो है क्षय हो रहा है उसको बचाया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। तो सिलिकॉन कंट्रोल SCR का प्रयोग करेंगे। ठीक है। लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि में, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि में एक दिष्ट धारा जनित्र को किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर द्वारा जो है प्रचालित किया जाता है। और साथ ही साथ जो है ये वोल्टेज कंट्रोल विधि भी है। लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि है, ये इसको वोल्टेज कंट्रोल विधि भी कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे। इससे जो है बहुत बहुत कम गति भी प्राप्त कर सकते हैं, क्रीपिंग गति भी प्राप्त कर सकते हैं। लियोनार्ड गति विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में करेंगे क्योंकि ये महंगी विधि है। तो जैसे स्टील रोलिंग मिल है, पेपर मिल है, होस्ट है, एलिवेटर है आदि में। इसके बाद यहाँ बात कर लेंगे, जैसे लिखा है क्या DC मोटर एवं DC जनित्र में होने वाली क्षतियाँ समान होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। दिष्ट धारा मोटर में मुख्यतः कौन सी क्षतियाँ होती हैं, तो ताम्र क्षति, लौह क्षति और यांत्रिक क्षति होती हैं। लेकिन जो है ताम्र क्षति जो है वाइंडिंग में जो है जहाँ कॉपर यूज होता है, कॉपर की वाइंडिंग में ताम्र क्षति होती है और यही इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है ताम्र क्षति का। आगे बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे और उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चंस नहीं है, आप लोग देख लेंगे। चलिए, आज की जो वीडियो में इतना ही। हमने DC मोटर के बारे में बताया है और इसके अलावा जो है अगली वीडियो में हम अगले जो है जनित्र के बारे में बताएंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर कोई सुझाव हो तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।